फ्रेंड्स, और आज हम फोर्थ चैप्टर पे हैं और फोर्थ चैप्टर में हम आज टॉपिक सा है स्ट्रक्चर ऑन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन है वो है प्लानिंग, और जो लास्ट वाला फंक्शन है वो है कंट्रोल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ऐसे कई सारे फंक्शंस और है, ठीक है, जो आते हैं पूरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऐसे अभी हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो ये तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमें 5 प्रकार के जो अलग अलग व्यवस्था तंत्र दिए गए हैं यहाँ पे। तो उसमें सबसे पहला है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फोर्थ है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और फिफ्थ है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे कई सारे व्यवस्था तंत्र जो है हमें दिए गए हैं, तो उसमें से हमें आज पढ़ना है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 38 पर है 4.3। तो हम शुरुआत करते हैं उसकी। इफेक्टिव मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका मैनेजमेंट अगर आपको इफ़ेक्टिव करना है, ज़्यादा आकर्षित करना है और ज़्यादा प्रोडक्टिव करना है, यानी प्रोडक्टिव यानी क्या होता है कि प्रोडक्टिव शब्द ऐसा है कि आपकी कार्यक्षमता बढ़ानी है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की कार्यक्षमता अगर आपको बढ़ानी है, आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना है, तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए। तो बेस कैसे मजबूत होगा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट्स टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द नेचर, साइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस यूनिट्स एंड its classification decides the type of organization. द नेचर, साइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेचर यानी जो नेचर क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन से प्रकार का है, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी चीज़ का, या आप रिटेलर हो या होलसेलर हो, या आपके बिज़नेस की साइज़ छोटी है, या आपका बिज़नेस की साइज़ बहुत बड़ी है। बड़ी यानी आपका इंटरनेशनल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है, या किसी रीजनल तक है। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन की जो टाइप्स है तो वो इसमें आता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। तो मीनिंग पढ़ते हैं, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मोस्ट सिंपल एंड एंशिएंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंस मैनी ईयर्स इट हैज़ बीन यूज्ड इन आर्मी एंड सो इट्स ऑल्सो नोन एज आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन टेक कीजिएगा। ये लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये आपका आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, यानी आर्मी में जो हमारी डिफेंस जो है, भारतीय थल सेना जो है, इसमें भी ये लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय व्यवस्था तंत्र का उपभोग किया जाता है, यानी उसका उपयोग किया जाता है। इन दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ डन ऑन द टॉप लेवल। यानी इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा पावर होता है, वो सुपीरियर पावर जो होता है वो होता है टॉप लेवल पर होता है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। तो सबसे ज़्यादा जो सत्ता होती है वो होती है टॉप लेवल के पास होती है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डन इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन वाली बात की गई है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी तरह, यानी टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक। टॉप लेवल जो डिसीजंस लेते हैं और टॉप लेवल जो बजट रेडी करता है, यानी टॉप लेवल जो भी डिसीज़न लेते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वहाँ से प्रवाहित होकर टॉप लेवल से प्रवाहित होकर आता है मिडल लेवल में, मिडल लेवल से प्रवाहित होकर जाता है बॉटम लेवल में। तो ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन मेथड है ये आर्मी में भी चलता है। आर्मी में सबसे हमारे पहले, अभी तो उनको एक अलग तरह से दिया गया है। तो आर्मी में हमारे अभी जैसे बिपिन रावत जी है, वो भारतीय थल सेना के सबसे बड़े प्रमुख है, ठीक है। तो उनके अंडर तीन सेनाएं आती है, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, ठीक है। तो ऐसा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जैसा आर्मी में यूज़ होता है, तो वैसे ये स्ट्रेट लाइन और पूरा इनसेट टाइप है। तो इसकी बहुत ही बड़ा इसका महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ही अच्छी है। और लीनियर ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस इतना बड़ा है कि आप सोच सकते हो कि भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना में भी इसका उपयोग होता है। तो सोच सकते हो कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है कितना बड़ा उसका महत्व है। इन दिस ईच एम्प्लॉय इज आंसरेबल टू हिज और हर सुपीरियर अथॉरिटी। देखिए
जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बिपिन रावत सबसे बड़े हैं, तो बिपिन रावत जी होते हैं, तो बिपिन रावत जी के अंडर आती है 3 सेनाएं, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। तो ये तीनों 3 सेनाएं जो है उनके भी एक कमांडर होते हैं, ठीक है। तो इनके जो 3 कमांडर है उनको जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सबसे पहले बताना होता है बिपिन रावत जी को, यानी टॉप लेवल को बताना होता है। और उनके अंडर जो आते हैं वो पूरे होते हैं सिर्फ बॉटम लेवल और मिडल लेवल तक ही होते हैं। तो ये जो ईच एम्प्लॉय जो होता है ना, आंसरेबल होता है हीज और सुपीरियर अथॉरिटी, यानी मेरे से ऊपरी जो सत्ता है मुझे उसको बताना पड़ता है कि मैंने क्या कार्य किया है और मैं आगे कैसे कार्य करने वाला हूँ। In this type, higher degree of power can be seen on top level and lower amount of power is seen on the bottom level. मैंने बताया ना आपको अभी कि जैसे सबसे बड़े टॉप पर जो होते हैं वो है हायर डिग्री ऑफ पावर, यानी सबसे बड़ी ऊपरी सत्ता होती है टॉप लेवल पर, और जो निचली सत्ता होती है वो होती है बॉटम लेवल पर होती है। आगे देखते हैं उसका फॉर्मेशन, देखते हैं हमें डायग्राम में दिया गया फॉर्मेशन। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटायर बिजनेस यूनिट इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखिए लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के बाद में आ रहा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, तो उसको बोलते हैं कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र। उसमें पूरा कार्य के अनुसार सब लोग एक साथ जुड़े होते हैं, लेकिन लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक साथ डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटायर बिजनेस यूनिट इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एज पर इट सेक्शन और एरिया। अ सेपरेट डिपार्टमेंटल हेड इज अपॉइंटेड। वो हम आपको मैं डायग्राम में समझाने वाला हूँ कि कैसे डिपार्टमेंटल हेड होता है। दिस डिपार्टमेंटल हेड इज आंसरेबल टू द सुपीरियर हेड ऑफ हिज और हर ओन एरिया। द एरिया हेड इज गिवन ऑल द नेसेसरी पावर नीडेड एज पर हिज और हर डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी डिपार्टमेंटल हेड होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होगा, और सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर होगा, ठीक है। जैसे उसमें होते हैं रीजनल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ऐसे एएसएम होते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर होते हैं, आरएसएम होते हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर होते हैं। तो ऐसे कई सारे मैनेजर होते हैं जो अपने खुद के डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू द वर्क बट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। मैंने जब आपको बोला ना कि जैसे फंक्शनल मैनेजमेंट में कार्य के अनुसार आप जुड़े होते हो, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट के साथ आप जुड़े होते हो। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट सीन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने आपको बोला था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। तो टॉप लेवल पे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और जनरल मैनेजर है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जो भी डिसीजन होता है रिगार्डिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जनरल मैनेजर को देते हैं। जनरल मैनेजर आगे जो उनके अंडर जो आते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आता है और आता है सेल्स डिपार्टमेंट। तो बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिए होते हैं वो जनरल मैनेजर डिपार्टमेंटल हेड को देते हैं। और डिपार्टमेंटल हेड क्या करता है, डिपार्टमेंटल जो हेड होता है उनके अंडर जितने ऑफिसर्स आते हैं उनको वो डिसीज़न प्रवाहित करते हैं, यानी वो भेजते हैं। इसीलिए उनको पूरा ख्याल आ सकता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनको कौन सा कार्य कितने समय में और कितने दिनों में बताना है, ख़त्म करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे सुपीरियर पावर उसके पास होता है। बाद में जनरल मैनेजर होता है। जनरल मैनेजर के अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर भी परचेज ऑफिसर आता है और प्रोडक्शन ऑफिसर आता है। अब आपको लगेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में परचेज कैसे, तो परचेज रॉ मटेरियल्स का होता है। तो रॉ मटेरियल के साथ साथ अगर आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसका रॉ मटेरियल, जैसे कि आप कोई कपड़ा बना रहे हो तो कपड़ा बनाने के लिए आपको कॉटन चाहिए, ठीक है, तो वो आपका रॉ मटेरियल्स हुआ। पानी चाहिए, बिजली है, तो उसका परचेज़ कैसे करना है वो पूरा होता है परचेज़ ऑफिसर के पास। परचेज़ ऑफिसर के बाद है प्रोडक्शन ऑफिसर। प्रोडक्शन ऑफिसर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है, उसकी गतिविधियों को वो ध्यान में रखकर जो डिसीज़न लेना होता है वो प्रोडक्शन ऑफिसर के पास होता है। प्रोडक्शन ऑफिसर वो बताते हैं प्रोडक्शन मैनेजर को, बताते हैं प्रोडक्शन मैनेजर बताते हैं जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर जो भी गतिविधियाँ चल रही है अभी ऑर्गेनाइजेशन में वो बताते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफिसर्स के अंडर आता है सुपरवाइज़र, फॉरमैन और वर्कर्स।
सुपरवाइज़र्स क्यों होते हैं? तो सुपरवाइज़र पूरी जो प्रोडक्शन गतिविधियाँ चल रही है, उत्पादन गतिविधियाँ चल रही है, उस पर वो ध्यान रखते हैं। कहाँ कुछ गलत होता है तो सुपरवाइज़र वो ध्यान रखता है, क्योंकि वो गलत नहीं हो सके और कुछ भी गलती नहीं आए इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। बाद में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, अकाउंट ऑफिसर्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी पूरा का पूरा अकाउंटेंटी आप ले लीजिए। उसमें कौन कौन से मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो रहे हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस हो रहे हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होता है उसका ख्याल रखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर आते हैं क्लर्क्स और अकाउंट ऑफिसर्स के अंदर आते हैं क्लर्क्स। फिर थर्ड है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स में क्या करना होता है कि आपने जो चीज़ों का प्रोडक्शन किया हुआ है तो वो आपको कैसे बेचनी है, तो उसका पूरा आता है सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स ऑफिसर होता है और एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर होता है। इसमें आपको लगता होगा एडवर्टाइजमेंट क्यों ज़रूरी है? तो एडवर्टाइजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो प्रोडक्शन किया है तो वो प्रोडक्शन कितना अच्छा है और आपके जीवन में कितना उपयोगी हो सकता है, ग्राहक के जीवन में कितना उपयोगी हो सकता है, तो वो देखकर ही वो आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा, परचेज़ करेगा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है। तो उसमें सेल्स ऑफिसर के अंडर आता है सेल्समैन आता है और एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर के अंदर आता है एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो जैसे आपने देखा कि सबसे बड़ी सुपीरियर सत्ता जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है और सबसे निचली सत्ता होती है जो वर्कर्स के पास होती है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पूरी मेथड चल रही है यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन में पूरा जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी कंप्लेंट्स होती है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्ट्रेट लाइन मेथड में ही होते हैं। इन लीनियर ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटेस्ट पावर इज सीन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दे टेक पॉलिसी बेस्ड डिसीजन। द जनरल मैनेजर इज असाइन नेसेसरी पावर्स फ्रॉम देम। The general manager is the main administrative head, whose work is to ensure that the lower employees follow the tasks and decisions taken by the board of directors. The above given chart is divided into production department, administrative department, and sales department, 3 parts. As per the important work in each department, purchase, production, or sales officer are appointed. Such officers carry the entire responsibility of their own sections. Under such officers, supervisor, foremen and clerks, etc. work under the foreman workers work in this way. Linear organization ensure power from top to bottom and responsibilities from bottom to top level. देखिए यहाँ पे पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होते हैं तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, ठीक है। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और उसको कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए भी फर्स्ट एड किट प्रोवाइड करना, उसके लिए तुरंत ही डॉक्टर्स प्रोवाइड करना और ऐसा नेचर बनाना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कि एम्प्लॉयज़ को वर्क करने के लिए उसको वो जगह पसंद आए और अच्छी तरह से वर्क कर सके और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे से ज़्यादा वो सुधरे, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्कर्स पर, क्योंकि अगर वो वर्कर्स ही, लेबरर्स जिसको बोला जाता है, अगर वर्कर्स ही वर्क नहीं करेंगे तो पूरा जो ऑर्गेनाइजर है वो बंद हो जाएगा। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टोटल है फोर टाइप्स के, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे जो लेबरर होते हैं ना, ये बहुत ही बड़ी यानी वो लिवेबल रिसोर्सेज है, जीवन साधन है हमारा, तो उसके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कार्य करने की। Such kind of structure is more favorable where there is a small size of the organization. यानी जहाँ भी स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर लीनियर ऑर्गेनाइजेशन का उपभोग होता है यानी उपयोग होता है। एंड द वर्क एरिया इज़ ऑल्सो लिमिटेड एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन आर ऑल्सो लिमिटेड। और यहाँ पे क्या होता है कि द वर्क एरिया इज़ ऑल्सो लिमिटेड। इसका जो वर्क एरिया होता है ना वो ऑल्सो लिमिटेड होता है। लिमिटेड कैसे होता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई सेल्स मैनेजर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का ही कार्य करेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ही वो देखेगा और जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर ही देखेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे को कुछ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कुछ डिपार्टमेंट के लिए लिमिटेड होती है। एंड ऑल्सो लिमिटेड एंड द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन आर ऑल्सो लिमिटेड। और इसमें जो कंट्रोलिंग होता है वो कंट्रोलिंग तो सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन यहाँ पे भी कंट्रोलिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कंट्रोल नहीं होता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा और वर्क नहीं करेगा तो आपका जो एम है अन मोर टू प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा पूरा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन।
तो आई होप कि आपको लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आगे हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद।